In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today, another experiment on atom which was proposed by Neil Bohr in 1913. एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नील बोहर ने काम जो किया था वो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नील बोहर ने एटम पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक क्या था इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन्होंने, ठीक है, जो दो खामियां में जो वो रदरफोर्ड के एटम के अंदर वो क्या क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी इमिट करता है, ये खामी इसने दूर कर दिया। अभी कैसे दूर किया मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम का मसला था, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन इनकी एटॉमिक मॉडल के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि 1913 नील बोहर प्रपोज फॉलोइंग पोस्टुलेट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कुछ पोस्टुलेट्स एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिए। उसमें पहला है द एटम हैज 6 ऑर्बिट्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है, यानी हर इलेक्ट्रॉन का, ये अगर एटम बनाऊं आपको, ये एटम है, एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इसका एक फर्स्ट शेल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना अलग अलग शेल मौजूद होता है, उसी में ये घूम रहे होते हैं। फिक्स होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन का घर कोई दूसरा नहीं हो सकता, यही रास्ता होगा, इसी में ये घूमते रहेंगे। पहला पोस्टुलेट उसमें कुछ नहीं है, यानी फिक्स ऑर्बिट होता है जिसमें ये मूव हो रहे होते हैं। These orbits possess certain amount of energy which are called shells। अब इस एक को, ये ऑर्बिट है ना, इसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी में मूवमेंट करेंगे वो किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाके मूवमेंट रिवॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरह जो दूसरा आपके पास शेल है, इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तीसरा है, उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। उसने क्या किया, जो फर्स्ट शेल था उस फर्स्ट शेल को उन्होंने के का नाम दिया, सेकंड शेल था, सेकंड शेल को उन्होंने एल का नाम दिया, थर्ड शेल था, थर्ड को उन्होंने एम का नाम दिया, एंड सो ऑन। उसी तरह जैसे जैसे शेल बढ़ते गए उन्होंने के एल एम एन ओ पी करके नाम दिया गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, these orbits, ऑर्बिट से मुराद ये रास्ते, ये सर्कुलर रास्ते, these orbits possess certain amount of energy। इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी कम होती है, और न्यूक्लियस से जो दूर आखिरी जो ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जितना आप न्यूक्लियस से करीब आएंगे, जितना आप न्यूक्लियस के करीब वाले शेल या ऑर्बिट के अंदर आएंगे उनकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितना आप इससे दूर जाएंगे उनकी एनर्जी इतने ज्यादा होगी। तो उन्होंने फर्स्ट शेल के सेकंड शेल है एम एन ओ पी सी, ठीक है। यानी फर्स्ट शेल, अभी एक और बात एक्सप्लेन करता हूँ। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर नोन एज क्वांटम नंबर। इंटीजर से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, उसको उन्होंने क्वांटम नंबर का नाम दिया। फर्ज कर ले, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटीजर एन से रिप्रेजेंट अगर हम यहाँ पे करें जैसे कि क्या हुआ है, तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो एन 1 हमारे पास के शेल होता है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एन 1 बोले तो कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल यानी के शेल। एन 2 बोले तो कौन सा शेल है, सेकंड शेल एन। एन 3 बोले तो कौन सा शेल है, थर्ड शेल एन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एन इज इक्वल टू 1 बोले, बताए कौन सा शेल है, आपने क्या बोलना है, के शेल। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बन के आते हैं बोर्ड के अंदर, समझे चीजों को। एन अगर 2 बोले तो आपने क्या बोलना है, एल शेल। एन अगर 3 बोले तो एम शेल। इसी तरह आगे आप जाए इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बोहर का जो रदरफोर्ड है, जो गलत रदरफोर्ड के अंदर खामी जो थी ना, वो इसके इस पॉइंट से क्लियर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, बट दे आर नॉट एमिट्स आर एब्जॉर्ब एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अपने एक ही ऑर्बिट में ये होता है और अपने ऑर्बिट में ही मूव हो रहे होते हैं। ये इसका फर्स्ट शेल,
फर्स्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल ऑर्बिट है, तो इसी में घूमते रहेंगे, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा, जब तक बाहर से इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। वो अपने ही एक फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहेंगे। हालांकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, वो घूमते हुए एनर्जी इमिट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो एनर्जी इमिट, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसी एनर्जी लेवल में वो क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसी एनर्जी लेवल के अंदर ये घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मुसलसल कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल में, लेकिन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग सर्कुलेशन कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर हो गई बात, यहां से उसकी एक खामी खत्म हो गई। अब फिर अगर एनर्जी इमिट ना करे, वो स्पेक्ट्रम कहां से प्रोड्यूस होंगे? उसने बोला एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब को शुरुआत करते हैं जब ये अपने शेल छोड़ के, अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करेंगे। आप एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेंगे और कब इमिट करेंगे? एब्जॉर्ब का मतलब एनर्जी को लेना, और इमिट का मतलब एनर्जी छोड़ना, देना भी आप बोल सकते हैं। तो एनर्जी कब इमिट करेंगे और कब ये जो है ना एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से करीब में, जैसे कि अगर आप फर्स्ट शेल की अगर मैं बात करता हूँ, E1 इसको कंसीडर करें, ये इलेक्ट्रॉन जंप करना चाह रहे हैं किसमें, एक ये और शेल के अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड शेल के अंदर, इसको मैं थर्ड शेल को नाम देता हूँ फाइनल शेल E2। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जंप कब करेगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करने जा रहे हैं E1 से, ये एक एनर्जी लेवल है E1 से E2 में, इसमें ये जाना चाह रहे हैं। पहली बात, ये यहां से यहां जंप क्यों करेगा? तो इसका आंसर ये है, जब आप इसको एनर्जी देंगे, बाहर से हीट वगैरह देंगे तो जंप करेगा, नहीं तो अपने फिक्स एक एनर्जी उसमें घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में। जब आप इसको हीट अप करेंगे, जंप करके कहां जाएंगे? E1 से E2 में, और E1 लोअर एनर्जी लेवल, जो न्यूक्लियस के करीब होंगे वो हमेशा लोअर एनर्जी, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। तो अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो जब ये जंप करेगा उस वक्त ये एनर्जी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। जाहिर है हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए, बड़े बड़े फ्लैटों में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए भाई। तो बिल्कुल इसी तरह इसको अपने स्टेटस को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस वक्त एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस तरह ये बात क्लियर है। सेकेंड वन सुन लें। फिर यहाँ पर तो आप जो स्पेक्ट्रम बना रहे थे वो एटम से निकलने वाली एनर्जी से आप स्पेक्ट्रम बना रहे थे, इसका क्या बन सकते हैं? दूसरा ये कि कभी भी ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके ऊपर हाई एनर्जी लेवल में गया है, वो कभी भी वहां नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए रहते, फिर वापस आते अपनी जगह पे। जब गर्माइश खत्म होती है ना, जब ऑब्जेक्ट ठंडा पड़ जाते हैं तो वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। बाहर समझने में मुश्किल हो रही है। जब ऑब्जेक्ट कोल्ड हो जाते हैं, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तो वो जंप करके ऊपर चला गया, फिर वो नहीं बैठेंगे। वो जो जितना एनर्जी दिया है वो किसी का एहसान पसंद नहीं करता। ले लो भाई, आपने मुझे मजबूरन निकाल दिया था एनर्जी देके, आपकी एनर्जी आप वापस ले लें। जब ये लोअर एनर्जी में दोबारा वापस आएगा, उस वक्त ये एनर्जी क्या करेगा? उस वक्त ये एनर्जी रिलीज करेगा, वापस दे देंगे। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से मतलब E2 न्यूक्लियस से बहुत दूर, टू लो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब, इट इमिट्स एनर्जी। ठीक है, उस वक्त ये क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो रदरफोर्ड के अंदर थोड़ी खामी निकली थी उसकी थ्योरी में, एनर्जी से रिलेटेड, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो यहाँ दूर हो जाते हैं। रदरफोर्ड का जो सेकंड जो मतलब दो ही उसने वो दिए थे ना खामियां जो उसके उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो दूसरी खामी इसने यहाँ इस तरह दूर किया, द इमिशन और अब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअसली वो एनर्जी इमिट करता नहीं रहता, ना एब्जॉर्ब करता रहता है, बल्कि जब आप एनर्जी उसको देंगे
तब जाके ये दोबारा क्या करेगा, आपकी एनर्जी वापस कर देंगे। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम से निकलने वाले एनर्जी से कौन से स्पेक्ट्रम बनते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन एक्सपेरिमेंटली लाइन बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। लेकिन इसकी जो खामी वो जो दूर किया उसने इस तरीके से ये बात रीजन देते हुए दूर किया कि जब ये अगर कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करते तो उस वक्त कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, कभी कभी जो है ना एनर्जी रिलीज करता है, इस वजह से ये क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अब जो ये एनर्जी के अंदर डिफरेंस है वो आप हाई एनर्जी E2 से E1 को निकालेंगे तो आपके पास किसके बराबर आएगा, एनर्जी डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, और आखिरी बात देखें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, दैट इज mvr इक्वल टू nh/2 पाई। बात बहुत मुश्किल है लेकिन समझेंगे तो आसान है। इसका और मतलब ये है, जुमला 9th जो जुमला है, सेंटेंस है, उसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही रोटेट करता है, यानी या तो यहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे या इधर, ऐसा नहीं होगा बीच में कहीं आके ये रोटेशन स्टार्ट करे। तो मैथमेटिकली ये बात बताई गई है कि हमारे पास mvr का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं फिजिक्स में इंशाल्लाह अभी मोमेंटम नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी। ठीक है, ये है लीनियर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसके साथ साथ सर्कल में मूव हो रहे हो तो उसमें रेडियस भी शामिल हो जाते हैं, तो वो होते एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है किसी भी चीज के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मूव हो रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी, मोशन की तादाद उसमें कितनी है, मास कितना है और मोशन कितनी हो रही है, इन दोनों को साथ बयान करेंगे तो उसको कहलाएगा मोमेंटम। तो इसका जो मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल n, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है n, यानी n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। h/2 पाई जो तीनों टर्म है वो कांस्टेंट है, h प्लस कांस्टेंट है आपके पास, 2 पाई भी कांस्टेंट है। ये बात क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो फिक्स होता है ना, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये देखो ये 1 है, ये इसका नंबर 1 है, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, या तो ये 1 में मूव करेंगे या 2 में मूव करेंगे या 3 में मूव करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच में मूव करें। तो इसको इस तरह लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से मुराद इलेक्ट्रॉन का सर्कल में मोशन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इसका मतलब ये है ना, ये कभी सेंटर में आके ये मूव रोटेट नहीं होगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली बताया हुआ है ना, मोमेंटम को मैथमेटिकली शो किया हुआ है, बल्कि क्या होगा, अपने फिक्स एक ऑर्बिट के अंदर ही रोटेट करते रहेंगे, बीच में आके मोशन नहीं शो करेंगे। यहां से क्लियर है बात। तो ये था इसके पोस्टुलेट्स। अब हम आते हैं लिमिटेशन। यहां से निकलने वाली रेडिएशन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो इस रेडिएशन के अंदर कुछ चेंजेस नजर आए। वो चेंजेस क्यों नजर आए नहीं बता सके। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, इसी रेडिएशन को किससे गुजारा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वहां पर भी उनको चेंजेस नजर आए। वो भी वो एक्सप्लेन किया यार ये चेंज क्यों आ रहे हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब इसके असरात, इन रेडिएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात कहलाता है आपके पास स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट किस कहते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखो भाई, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार इफेक्ट। और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है, जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट का मतलब है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों नहीं एक्सप्लेन, या इसका जो असरात है इस रेडिएशन के ऊपर वो ये एक्सप्लेन, स्पेक्ट्रम के ऊपर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इट डेविएट्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग का कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोशन को एक साथ आप नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन मूव भी हो रहे और इस जगह पे मूव हो रहे, यू कांट एक्सप्लेन। लेकिन इसने तो बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, दूसरे शेल में होगा, है ना। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी हेजनबर्ग से डेविएट कर रहे थे, उसके खिलाफ जा रहे थे इसका जो पोस्टुलेट है। तीसरा, इट ओनली एक्सप्लेन दी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच।
यानी ऐसे तमाम एटम जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था वो स्टडी कर रहे थे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वगैरह उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन वगैरह देखो इसमें मैंने कुछ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में वैसे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एक निकाल दो तो 2। बोरान में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दो। लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा, +2 आ जाएगा उस पर चार्ज। मतलब जितने आप निकाल देंगे ना उतना चार्ज आएगा। इसी तरह बोरान में 4 होते हैं, 3 निकाले तो 1 बच जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 रखेंगे, हर एटम में 1-1 इलेक्ट्रॉन रख के ही उसने स्टडी किया। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे इसके जो पॉस्टुलेट्स है वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाले एटम को। तो ये था इसके खामियां का। अब श्रोडिंगर और डी ब्रोगली का क्या था मैं कर सकता, स्टूडेंट्स जानने के लिए